हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं। इसमें देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको जान लेना ज़रूरी है। साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैकेनिज़्म है उस प्रोसेस को भी जान लेना ज़रूरी है। अगर आप उस मैकेनिज़्म को नहीं समझेंगे, आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो आपको निश्चित रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। और इसके मैकेनिज़्म जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको समझना ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1800 ईस्वी के आसपास इसको डिवाइड किया गया। नेचर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स पाए गए। उन कंपाउंड्सों में देखा गया कि कुछ में कार्बन होते हैं और कुछ में कार्बन नहीं होते हैं। तो बर्जीलियस ने कार्बन की प्रेजेंटेशन के आधार पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन को अलग डिवाइड कर दिया, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया। तो जो कंपाउंड्स थे, कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इनऑर्गेनिक और सेकेंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या है? जो मिनरल सोर्सेस से प्राप्त किए जाते हैं, यानी मिनरल से जो प्राप्त किए जाते हैं उसको इनऑर्गेनिक के अंतर्गत रखे गए। जैसे ये मिनरल सोर्सेस जैसे बहुत सारे, जैसे HNO3, HCl, H2SO4, H2CO3, ये सभी मिनरल सोर्सेस से प्राप्त किए गए और इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किसको रखा गया? जो कार्बन, लेबोजियर ने बताया कि कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन निश्चित रूप से होते हैं, यानी जिसमें कार्बन होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए जी, जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कहलाएगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा। समझ में आ गया? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज और आया सबसे पहले कि वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से हमारे नेचर में आते हैं, इस पर डिस्कस लोगों ने शुरू किया। जिसमें सबसे पहले एक वर्जीलियस ने 1815 में एक वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी दिया। वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी में उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो या तो प्लांट्स या एनिमल से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि जीवों के अंदर एक जैविक शक्ति होती है, उसी जैविक शक्ति के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। इसे हम लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते। ये थ्योरी थी बर्जीलियस की। बर्जीलियस 1815 में 1815 में उन्होंने बताया कि ये सिंथेसिस हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते हैं, और ये थ्योरी बहुत दिनों तक चली, इस पर किसी ने डिस्कस नहीं किया। तो वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी ये बर्जीलियस की थी 1850, समझ गए? अब डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी कब हुआ? तो डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी 1828 में वोहलर नामक एक केमिस्ट ने सबसे पहले एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन कर दिया। अब यू CH4 CNO अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट
को हीट करके, गर्म करके NH2 NH2 ये यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को वोहलर ने लैब में तैयार कर दिया। इस तरह से जैसे ही ये तैयार हुआ, वोहलर के द्वारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का लैब में प्रिपेयर किया गया, लैब में सिंथेसिस किया गया, उसी दिन से वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी खत्म हो गई। यानी वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी को धक्का लगा। उसके बाद दो साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड कोल्बे ने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस कर दिया। मीथेन का सिंथेसिस बर्थोलेट ने सिंथेसिस कर दिया। इस तरह से मतलब एक झड़ी लग गई, काफ़ी नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन शुरू हो गया, लैब में तैयार किए जाने लगे और वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी फेल कर गई। अब ये समझ में आ गया आप लोगों को कि वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी क्या है और डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी क्या है। यानी जैसे ही ये वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी, जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर लिया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद सारे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हैं, लेकिन एक नया ब्रांच अब, और जैसे ही ये लैब में सिंथेसिस होने लगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वैसे ही एक नया ब्रांच आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये नए ब्रांच के रूप में स्टडी किए जाने लगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? सिंपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and the study of these compounds are called organic chemistry। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आने लगे तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन शुरू हो गया, उसको लैब में जांच परखना शुरू कर दिया गया कि इनका डिटेक्शन मतलब जांचा गया कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इस कंपाउंड से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ह्यूमन को, इसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी किए जाने लगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन ही नहीं होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन ग्रुप्स अटैच रहते हैं। ये भी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, ये भी कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स कार्बन के साथ अटैच रहते हैं। जैसे मीथेन CH4 हो गया, CH3Cl, क्लोरीन हैलोजन ग्रुप अटैच हो गया। ये दो ग्रुप हो गए। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, हम लोगों को जो मेन विशेष पॉइंट है, ये यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन, अब ये सोचने वाली बात है कि कार्बन के नंबरस कंपाउंड्स, यानी नेचर में जितने कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसमें 80% अप्रॉक्सीमेटली कार्बन के ही कंपाउंड पाए जाते हैं, मात्र 20% इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर पाए जाते हैं और 80% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो इसका सबसे पहले कारण ये ढूंढना शुरू किया गया कि क्या कारण है कि कार्बन इतने नंबर्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है हमारे नेचर में।
कोई ना कोई प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है कार्बन के अंतर्गत जिसके कारण इतने नंबर्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं। तो उसी को डिस्कस करते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ऑफ कार्बन। कार्बन में एक विशेष प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एक ही नहीं, कुछ ऐसे विशेष प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो यहां पर मैंने डिस्कस किया है। पहला की टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन में 4 वैलेंसी होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है और कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ये नंबर्स ऑफ कंपाउंड का बनाता है। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। पहले टेट्रा वैलेंसी को डिस्कस करने की कार्बन में क्या होता है। कार्बन 612 होता है, एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। अगर इसको हम सब ऑर्बिटल में डिवाइड करें, इलेक्ट्रॉनिक 1s2, 2s2, 2p2, यानी इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी ये खाली होता है। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2px करते हैं, इसको 2py, और ये 2pz, यानी 2pz पूरी तरह से खाली है। ये स्ट्रक्चर, ये जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। अब और एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही आता है, एक्साइटेड स्टेट में तो 1s के इलेक्ट्रॉन 1s में ही रहते हैं, 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाता है। टू एस, 2px, 2py, 2pz। अब देखिए कि यहाँ जब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो पूरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। अब पेयरिंग अगर शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही टेट्रा वैलेंसी कहलाता है। यानी ग्राउंड, अब आप समझ लीजिए कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होते हैं। ग्राउंड स्टेट को सुसुप्ता अवस्था कहते हैं, जिसमें ऐसे ही कोई चीज़ पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ग्राउंड स्टेट में हूँ, और जैसे ही दौड़ने के स्टेज में आ जाता हूँ तो उसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। कोई काम के प्रोसेस में चले जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में, यानी टू द रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिएक्शन अगर चला जाता है तो उसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट सिंपल ऐसे पड़ा हुआ है। तो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आता है, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है और ये टेट्रा वैलेंसी पूरा करता है, जिसके कारण ये 4 वैलेंसी होती है और 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये किसी से ले को दे नहीं सकता है या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसलिए जनरली ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। यही कारण है कि ये नंबर्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन में एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी अटैच होता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है। इसी को कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये इस प्रॉपर्टीज के कारण भी नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के पाए जाते हैं। सेकेंड, थर्ड पॉइंट है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल वर्ड में लिख रहे हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कैटिनेशन। याद रखने के लिए कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कार्बन स्वयं से
स्वयं से बंध जाता है, यानी कार्बन कार्बन से एक लंबा चेन बना लेता है, यानी स्वयं को कार्बन स्वयं से ही जुड़ जाने की कैपेसिटी होती है। इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं के बराबर पाई जाती है, जबकि कार्बन में ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसी के बारे में पूछा भी जाता है, इसलिए इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी स्वयं अपने आप को जोड़ लेने की कैपेसिटी को ही कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कार्बन क्या करता है, एक लंबा चेन बना लेता है, कार्बन कार्बन से जुड़ करके लंबे चेन बनाने की कैपेसिटी होती है, इसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी के कारण मिलियंस ऑफ कंपाउंड का प्रिपरेशन कार्बन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड ब्रांच एंड रिंग कंपाउंड्स। फॉर्मेशन of a state, branch and ring compound। कार्बन में ये भी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कार्बन स्टेट चेन भी बना लेता है, ब्रांच चेन भी बनाने की कैपेसिटी होती है और रिंग कंपाउंड भी बनाता है। जैसे स्टेट में बनाने, स्टेट सीधी श्रृंखला इस तरह से, ब्रांचेस, कार्बन में ब्रांचेस, ये ब्रांचेस बन जाते हैं। और रिंग कंपाउंड यानी इस तरह के रिंग बनाने की कैपेसिटी होती है। पहला ये देखें, स्ट्रेट सीधी श्रृंखला बनाने की कैपेसिटी होती है। साथ साथ इसे ब्रांचेस में भी बढ़ जाते हैं, ब्रांचेस में कार्बन ब्रांच में भी इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, ब्रांच में भी ये सेल्फ लिंक्ड कर जाते हैं, इसलिए ये ब्रांचेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। साथ साथ रिंग कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह के ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल रिंग भी बनाते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है कार्बन में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो दूसरे किसी एलिमेंट में नहीं पाया जाता है, इस कारण से ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का निर्माण कार्बन करता है। लास्ट, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे के वीडियो लेक्चर में मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। पहले यहाँ समझ लीजिए कि कार्बन की कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म यानी आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो दूसरे किसी एलिमेंट में इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। पहले एक लाइन में समझ लें, कंपाउंड्स having the same molecular formula but differ in structural formula is called isomers, and this phenomenon is known as isomerism। आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टीज है, आइसोमर्स बनते हैं और आइसोमर्स की एक आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टीज है। तो ये कार्बन में इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला समान हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफर करते हो, तो वैसे कंपाउंड जो होते हैं आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये फेनोमेना, ये विधि जहाँ दिखाई देती है उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये आइसोमेरिज्म
आइसोमेरिज्म, ये प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म कहलाती है और ये कार्बन में देखने को मिलती है। कार्बन में आइसोमर्स काफ़ी बनते हैं। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं C20H42, ये कंपाउंड्स हैं जिसके 366,319 यानी 3,66,319 कंपाउंड बनते हैं, आइसोमर्स होते हैं। यानी C20H42 के 3,66,319 आइसोमर्स होते हैं। इस तरह से अब ये बताइए कि जब एक कंपाउंड के इतने नंबर्स ऑफ आइसोमर्स होंगे तो कंपाउंड कितने मिलियंस हो जाएंगे। इस तरह से इस कार्बन के अंदर, कार्बन में एक स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसके कारण कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड है मीथेन। मीथेन स्ट्रक्चर है उसका सिंपली ऐसे, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसे लीबेल एंड वांथॉफ नामक दो साइंटिस्टों ने कार्बन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद बताया कि नहीं, ये इस तरह के प्लेन में नहीं होते हैं, ये एक टेट्राहेड्रल शेप में पाए जाते हैं। ये टेट्राहेड्रल शेप में पाए जाते हैं, इस तरह के शेप उसमें पाए जाते हैं, इस तरह के शेप नहीं होते हैं। ये कौन बताया? लीबेल तथा वांथॉफ ने कंबाइंड रूप से कार्बन के फर्स्ट कंपाउंड मीथेन की स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि ये टेट्राहेड्रल शेप में पाए जाते हैं। और कार्बन और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, एंगल बनता है, वो 1.9 डिग्री 28 इंचेस का होता है। टेट्राहेड्रल शेप होता है और कार्बन और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन के बीच का जो सबसे लंबा बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 इंचेस का होता है। ये लीबेल तथा वांथॉफ ने बताया था अपने स्टडी के बाद। अब हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बायोलॉजी में चलना होगा। देखिए, हाइब्रिड वर्ड से ही हाइब्रिडाइजेशन शब्द बना है। तो हाइब्रिड क्या होता है? जो लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे उन्हें जानकारी होगा कि जैसे बहुत सारे जो क्रॉप हैं उसके हाइब्रिड तैयार किए जाते हैं, जैसे मेज, मटर, ये सब गेहूँ, सबके हाइब्रिड तैयार किए जाते हैं। हाइब्रिड क्या होता है कि ये उसमें क्या, प्लांट के अंदर, प्लांट में इसको फूल, जैसे ही फूल लगता है इसका पॉलिनेशन कराया जाता है और पॉलिनेशन करके एक दूसरे प्लांट के, जैसे सिंपल ये मान लीजिए ये बड़ा प्लांट है, ये छोटा प्लांट है, जैसे ही फूल लगता है इसके अंदर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन कराने के, मान लीजिए कि ये 10 फीट का है, 5 फीट का है ये प्लांट, तो हमारा जो अगला प्लांट होगा वो 7 फीट का होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर क्यों किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आ सके। दूसरा कारण है कि उसमें बीमारियां कम लगे। जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पुराने, जो प्रिमिटिव नेचर के प्लांट है, वो उसमें फल कम लगते हैं, गेहूं में फल कम लगते हैं, मेज़ बहुत लंबा लंबा होता है लेकिन उसमें दाने कम लगते हैं।
कुछ ऐसे ठीकने पौधे होते हैं मेज के जिसमें वो उसमें भी दाने कम लगते हैं, तो क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम पॉलिनेशन करके हाइब्राइड तैयार किया जाता है और उसी हाइब्राइड को सॉइल के अंदर लगाया जाता है, जिससे उसका प्रोडक्शन और उसकी इम्यूनिटी जो होती है बैक्टीरिया या दूसरे फंगस के प्रति ख़त्म हो जाती है और इसे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। लेकिन हम लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन से क्या मतलब होता है, यहाँ तो कोई प्लांट है नहीं, कोई नया कैरेक्टर डेवलप करना नहीं है, तो यहाँ भी है। जैसे यहाँ तक ऑर्बिटल के अंदर 4 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, SPDF, 4 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। इन सब ऑर्बिटलों में को आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन तैयार किया जाता है। जैसे हम चाहें तो S को P के साथ मिक्स कर सकते हैं, P को D के साथ मिक्स कर सकते हैं, या D को F के साथ मिक्स करते हैं। S को D के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, F के साथ भी मिक्स, F को P के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। तो अगर S P आपस में मिक्स होता है तो इंटरमिक्स होता है, तो SP हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगर S P D तीनों मिक्स होते हैं तो SPD हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं। और PDF या DF PDS DF अगर मिक्स करता है तो SDF हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर के नए ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो वो ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी पेरेंटल ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। अब इसे हम हाइब्रिडाइजेशन के सेंस में समझें, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, orbital is called hybridization. Hybrid, and these properties is called hybridization. यानी एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से मिक्सअप होता है और मिक्स करके जो हाइब्रिड, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, S और P दोनों मिक्स हो गए तो SP हाइब्रिडाइजेशन, SP ऑर्बिटल बना। और SP का जो कैरेक्टर होगा वो इसके कैरेक्टर से कहीं मेल नहीं करेगा, P के कैरेक्टर ना मेल करेंगे ना इसके कैरेक्टर कहीं मेल करेंगे, यानी अपने पेरेंटल ऑर्बिटल के कैरेक्टर से बिल्कुल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा उसकी कैरेक्टर बिल्कुल भिन्न होगी। यही हाइब्रिडाइजेशन का मूल मंत्र है। जैसे क्रॉप के अंतर्गत भी होता है, क्रॉप में भी आप देख सकते हैं मेज के जो हाइब्रिडाइज प्लांट तैयार किए जाते हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं अपने पेरेंटल ऑर्बिटल से, उनके कैरेक्टर बिल्कुल भिन्न होते हैं। इस तरह से SP ऑर्बिटल जो बनेगा वो न S होगा न P होगा, न इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें मैच नहीं करेगी। हालांकि बना इसी से है लेकिन ये बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। यही SP हाइब्रिडाइजेशन हो, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल is called hybridization, and the properties form orbital, the properties of form orbital is quite different to their parental orbital. This is called hybridization. यही hybridization कहलाता है। अब hybridization कितने तरह के होते हैं इसके बारे में, hybridization ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट SP hybridization, SP3 हाइब्रिडाइजेशन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन और SP हाइब्रिडाइजेशन। SP3, अब यहाँ कंपैरेटिवली देखें आप तो यहाँ एक S और 3 P ऑर्बिटल्स कंबाइन किए हुए हैं, एक S और 3 P ऑर्बिटल्स मिले हुए हैं, ये SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ एक S और 2 P ऑर्बिटल्स मिले हुए हैं और यहाँ एक S और एक P ऑर्बिटल्स मिले हुए हैं। अब एक एक करके देखते हैं SP3 हाइब्रिडाइजेशन।
वैसे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो, यानी मिक्स हो, उस तरह के ऑर्बिटल को, उस तरह के हाइब्राइड को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। 1s प्लस 3p ऑर्बिटल अगर मिक्स है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कितनी s की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी और p की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। तो s 3 1 4 ऑर्बिटल्स हुए, 4 में s की प्रॉपर्टी कैरेक्टर ऑफ s, कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल की क्या कैरेक्टर होगा, 4 में 1 है तो 25% इसका कैरेक्टर हो जाएगा। और कैरेक्टर ऑफ p ऑर्बिटल क्या होगा, इसका 75% कैरेक्टर होगा। s ऑर्बिटल की कैरेक्टर 25% sp3 में, और p ऑर्बिटल के कैरेक्टर कितने हो जाएंगे, 75%। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे नहीं समझ में। जैसे मीथेन, फर्स्ट ही कंपाउंड लेते हैं, मीथेन CH4। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस टाइप का होता है, लेकिन अभी बताया कि लीवेल के अनुसार ये टेट्राहेड्रल होता है। इस टाइप का इसका ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल और कार्बन हाइड्रोजन के बीच, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस 109 डिग्री 28 इंचेस होता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। मीथेन के बाद इथेन, C2H6, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। आपको देखने से ऐसा लगता होगा कि दो मीथेन आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके बीच में भी 109 डिग्री 28 इंचेस होते हैं। लेकिन इसमें एक नया चीज़ आ गया कि कार्बन कार्बन के बीच, मीथेन में तो सिंगल कार्बन था, वहाँ कोई नया कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बनता था। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, जो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो इस बॉन्ड का जो लेंथ होता है, एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 109 डिग्री 28 इंचेस। इसको बॉन्ड एंगल कहते हैं, बॉन्ड एंगल ऑफ CH, और बॉन्ड एंगल ऑफ CC बॉन्ड यहाँ आ जा रहा है। वहाँ मीथेन में नहीं था, लेकिन यहाँ पर CC बॉन्ड एंगल होता है। ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। शेप इसका भी टेट्राहेड्रल ही होता है, शेप टेट्राहेड्रल। तो sp3 जितने भी हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, सबके बीच में जो बॉन्ड CH बॉन्ड होगा वो 109 डिग्री 28 इंचेस, और कार्बन कार्बन के बीच में
जो डिफरेंस होगा वो 1.54 एंगस्ट्रॉन होगा और इसका शेप जो होगा टेट्राहेड्रल ही होगा। अब सेकेंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, एक 1s ऑर्बिटल 1s प्लस 2p ऑर्बिटल है, 3 है, तो s कैरेक्टर ऑफ s कितना हो जाएगा, कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल कितना होगा, 3 में 1 है 33.3%, अप्रोक्स 33.33%, और कैरेक्टर ऑफ p ऑर्बिटल्स का कितना होगा, ठीक इसके डबल 66.66%। ये दोनों कैरेक्टर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पाया जाएगा, यानी इस का कैरेक्टर 33% और p का कैरेक्टर 66% sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें डबल बॉन्ड वाले जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, सिंगल बॉन्ड वाले सभी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे sp3 होंगे। इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें हमेशा डबल बॉन्ड होगा, इसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होंगे, हमेशा ये निश्चित रूप से याद रखना। sp3 हाइब्रिडाइज में सिंगल बॉन्ड, sp2 में डबल बॉन्ड और sp हाइब्रिडाइजेशन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो ये कार्बन के साथ ये कौन सा कंपाउंड हुआ, इथीन। इनके बीच में हम अभी ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। जब आपको पाई बॉन्ड्स और अल्फा सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे उस समय ओवरलैपिंग के बारे में इसे फिर से समझाएंगे एक बार। कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन इस टाइप के होते हैं। अब ये यहाँ पर जो कार्बन इसके जो एंगल होंगे क्या होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड के कारण एंगल इसका 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, ये एंगल 120 डिग्री का होगा, यानी बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे, CH बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री, CC बॉन्ड एंगल नहीं होगा, बॉन्ड डिस्टेंस हो जाएगा, बॉन्ड होगा इसका 1.34 एंगस्ट्रॉम। और इसका शेप क्या होगा, शेप कैसे होगा, ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट एग्जांपल है इथीन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में डबल बॉन्ड होते हैं, जहां भी डबल बॉन्ड, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे समझ जाना कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सिंगल बॉन्ड जहां भी हो वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन। तीन ही हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानना है। तो ये एंगल अब समझ में आ गया। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एंगल जो होगा 120 डिग्री एंगल होगा। कार्बन से कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होगा। इसका शेप जो हो जाएगा वो ट्रायंगुलर शेप होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर में आ जाएगा। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लें थोड़ी सी।
sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखें कि sp में 1s और 1p ऑर्बिटल, 1s प्लस 1s और 1p ऑर्बिटल मिलते हैं, यानी दोनों का 50-50% कैरेक्टर होगा। s का कैरेक्टर कितना हो जाएगा 50% और p का कैरेक्टर क्या होगा 50%, यानी दोनों का कैरेक्टर 50-50 बराबर हो जाएगा, इक्वल कैरेक्टर होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन में। एग्जाम्पल, बताएं कि ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने कंपाउंड होंगे वो sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अब यहाँ कार्बन में देखें ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या होगा, कार्बन का खिंचाव बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके बीच का जो एंगल है ये 1.20 एंगस्ट्रॉन हो जाता है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो उतना ही होगा 1.9 डिग्री 28 इंचेस। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सब में लगभग बराबर होगा, लगभग क्या हमेशा बराबर होगा 109.2 इंचेस। और इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप इसके बीच का जो एंगल बनेगा कार्बन हाइड्रोजन का, चूंकि ये एक लीनियर बनेगा, लाइन में बन रहा है, इसके एंगल हो जाएंगे 180 डिग्री। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनकी 1.20 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस होती है। इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और शेप क्या हो जाएगा, शेप होंगे लीनियर, चूंकि एकदम सीधा लाइन में है, इस टाइप का लीनियर। लीनियर शेप के होते हैं, एक बार फिर से देख लें। sp2 हाइब्रिडाइज्ड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड करके sp हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं। s का कैरेक्टर चूंकि एक एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए s का कैरेक्टर 50% और p का कैरेक्टर भी 50% sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। सिंपल एग्जांपल है, एसिटिलीन ले सकते हैं या इथाइन ले सकते हैं, इसको इथाइन भी कहते हैं या एसिटिलीन भी, एसिटिलाइन या इथाइन भी कहा जाता है। कॉमन नाम एसिटिलीन है और आईपीएसी नाम इथाइन है। इसमें कार्बन के बीच का डिस्टेंस 1.20 एंगस्ट्रॉन होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का एंगल जो होता है 1.09.28 एंगस्ट्रॉन होता है, और इसके पूरे एंगल हाफ पैराबोला बनता है। 360 डिग्री अगर पूरा बन जाए तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसका शेप लीनियर होता है। तो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले ही लाइन में बोल चुका हूँ, इसलिए जब तक मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मेरे वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट्स, अच्छा से अच्छा वीडियो दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।